क्या आप चुप रहिए, आप बच्चे हो। नो, तुम जेन जी हो, तुम जेन अल्फा हो। तुम वह जनरेशन हो जिसके हाथ में दुनिया की लगभग पूरी इंफॉर्मेशन एक स्क्रीन पर उपलब्ध है। तुम क्या सोचते हो कि रिबेलियन सिर्फ 2026 में ही जन्म लेते हैं? आज का जेन जी और जेन अल्फा ही रिबेलियन है। वैसे समय में अगर क्राउड से तुम अलग खड़े होते हो तो ये मत समझना कि तुम कावर्ड हो, तुम कायर हो, बल्कि तुम वीर हो। इसलिए आने वाला समय केवल IQ का नहीं होगा, मैं कहता हूं VQ, विवेक कसे। मेरे प्यारे बच्चों और युवाओं, आज मैं आपको ये नहीं कहने आया कि आप चुप रहिए, आप बच्चे हो। नो, मैं आपसे ये कहने आया हूं स्पीक, क्वेश्चन, थिंक, क्रिएट। लेकिन किसी और के हाथ का रिमोट कंट्रोल मत बन जाना। तुम जेन जी हो, तुम जेन अल्फा हो। तुम वह जनरेशन हो जिसके हाथ में दुनिया की लगभग पूरी इंफॉर्मेशन एक स्क्रीन पर उपलब्ध है। लेकिन याद रखना, गूगल तुम्हें इंफॉर्मेशन दे सकता है, AI तुम्हें पॉसिबिलिटीज दे सकता है, लेकिन विजडम का पासवर्ड तुम्हें स्वयं खोजना पड़ेगा। और भारत ने उस पासवर्ड को हजारों वर्ष पहले एक शब्द दिया था जिसको विवेक कहते हैं, विजडम। नचिकेता के बारे में शायद तुमने नहीं सुना होगा। ये उपनिषद की बात है। हजारों वर्ष पहले का वो फियरलेस टीन एजर। कठोपनिषद का नचिकेता मुझे आज के युवा जैसा लगता है, जेन जी और जेन अल्फा के जैसा। उसने अपने पिता से एक कठिन प्रश्न किया, उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और अंततः मृत्यु के देवता यम के सामने पहुंचकर भी उसने प्रश्न करना बंद नहीं किया। मृत्यु सामने खड़ी हो और प्रश्न करना, यह तो कोई बहुत धीरज वाला और वीर ही कर सकता है। मृत्यु के बाद क्या है, मनुष्य का सत्य क्या है, सोचिए। न कोई स्मार्टफोन, न गूगल, न AI। फिर भी प्रश्न इतना बड़ा कि आज न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज तक उस मूल जिज्ञासा से जूझ रहे हैं। इनके पास भी पूरा उत्तर नहीं है, मैं वास्तव में कौन हूं। यम ने उसे मनी, वैभव और सुख के सारे प्रलोभन दिए, अट्रैक्शन। नचिकेता ने नहीं लिया, न हिला। यह असली रिबेलियन है। तुम क्या सोचते हो कि रिबेलियन सिर्फ 2026 में ही जन्म लेते हैं या खड़े होते हैं? आज का जेन जी और जेन अल्फा ही रिबेलियन है। हजारों वर्ष पहले की सभ्यता और नचिकेता की ये कथा, हिस्ट्री है ये। हर चीज को रिजेक्ट कर देना रिबेलियन नहीं होता। अपने प्रिंसिपल्स को टेम्पटेशन के सामने न बेच देना, यह रिबेलियन है। मेरे बच्चों, तुम्हारा अटेंशन खरीदने के लिए आज अरबों की इकोनॉमी खड़ी है। नोटिफिकेशंस तुम्हें बुला रहे हैं, एल्गोरिदम्स तुम्हारी पसंद सीख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स तुम्हारी इच्छाओं को प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए आज का नचिकेता वह है जो ये कह सके, मेरी अटेंशन मेरी है, मेरा माइंड मेरा है, मेरा डिसीजन भी मेरा होगा। विवेकानंद दुनिया के सामने भारत का यंग कॉन्फिडेंस। ये एक युवा सन्यासी विदेश पहुंचता है। न उसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति थी, न कोई आधुनिक प्रचार तंत्र था। फिर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में
नरेंद्रनाथ alias स्वामी विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा। द स्पिरिचुअल वे ऑफ भारत। उनकी शक्ति एग्रेशन नहीं थी, उनकी शक्ति थी क्लैरिटी, कैरेक्टर एंड करेज। मेरे युवा मित्रों, दुनिया को इंप्रेस करने के लिए अपनी जड़ों से एम्बैरेस्ड होने की आवश्यकता नहीं है। मॉडर्न बनो, साइंटिफिक बनो, एआई सीखो, क्वांटम फिजिक्स पढ़ो, स्पेस टेक्नोलॉजी सीखो, लेकिन अपनी सिविलाइजेशन को जाने बिना दुनिया को जानने निकलोगे तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत होगी पर आइडेंटिटी कम होगी। विवेकानंद हमें बताते हैं रूट्स और विंग्स एक दूसरे के इनेमीज नहीं हैं। जड़ और पंख दोनों शत्रु नहीं है ना। रूट्स तुम्हें आइडेंटिटी देती है, विंग्स तुम्हें इन्फिनिटी देती है। गांधी जी एक मूवमेंट की असली शक्ति। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई हमें एक और लेसन देती है। महात्मा गांधी ने जन आंदोलन को केवल एंगर मैनेजमेंट का प्रश्न नहीं माना, सत्य और अहिंसा को उसके केंद्र में रखने का प्रयास किया। चौरी चौरा में 1992 में हिंसा हुई, पुलिसकर्मी मारे गए और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया। जरा सोचिए, जब मोमेंटम बना हुआ हो, फॉलोअर्स तैयार हों, देश में एक्साइटमेंट हो, तब रुक जाना कितना कठिन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माना कि जिस आंदोलन का साधन बिगड़ जाए उसका लक्ष्य महान होने मात्र से सब कुछ उचित नहीं हो जाता। मेरे युवाओं, कभी कभी करेज का अर्थ आगे बढ़ना होता है और कभी कभी करेज का अर्थ स्टॉप बटन दबाना भी होता है। जब क्राउड कहे चलो और तुम्हारा कॉन्शियस कहे कि यह गलत दिशा है, जब क्राउड से अलग खड़े होने का नाम भी वीरता है, वैसे समय में अगर क्राउड से तुम अलग खड़े होते हो तो यह मत समझना कि तुम कावर्ड हो, तुम कायर हो, बल्कि तुम वीर हो। विज्ञान भी यही कहता है, क्वेश्चन एवरीथिंग, लेकिन टेस्ट भी करते, टेस्ट भी करो भैया करो। साइंस की खूबसूरती क्या है? विज्ञान कहता है क्वेश्चन करो, लेकिन वहां समाप्त नहीं होता। हाइपोथेसिस बनाओ, एविडेंस खोजो, एक्सपेरिमेंट करो, रिजल्ट को टेस्ट करो। यदि एविडेंस तुम्हारे हाइपोथेसिस के विरुद्ध निकले तो साइंटिस्ट एविडेंस नहीं बदलता, अपना कंक्लूजन बदलता है। यही इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। डू यू अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी? और यही बात मैं भारत की नई जनरेशन में देखना चाहता हूं। तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर कुछ कह दे, वेरीफाई करो। कोई पॉलिटिशियन कुछ कह दे, उसे भी वेरीफाई करो। कोई वायरल रील कुछ कह दे, उसे वेरीफाई करो। और हां, कोई संत कह दे, उसे भी शास्त्र, तर्क और अपने विवेक की कसौटी पर समझो। संत का काम तुम्हारी बुद्धि बंद करना नहीं है, तुम्हारे विवेक को जागृत करना है। एआई का युग सबसे बड़ा खतरा। आपको पता है, आपको भी पता होगा, एआई के लाभ पते, तो एआई के खतरे भी आपको पता तो होना ही चाहिए। मेरे बच्चों, तुम शायद मानव इतिहास की पहली ऐसी जनरेशन हो जिसके सामने एक विचित्र चुनौती है। मशीन तुम्हारे लिए सोचने लगी है। एआई ईजी लिख सकती है, ए से लिख सकती है, कोड लिख सकती है, चित्र बना सकती है, आवाज बना सकती है, वीडियो बना सकती है। डीप फेक के युग में आंखों से दिखाई देने वाली हर चीज भी सत्य हो,
यह आवश्यक तो नहीं है। इसलिए आने वाला समय केवल IQ का नहीं होगा, मैं कहता हूं VQ, विवेक क्वोशिएंट। AI जितनी पावरफुल होगी, मानव का विवेक उतना ही आवश्यक होगा। टेक्नोलॉजी तुम्हें बताएगी मैं क्या कर सकता हूं, धर्म पूछेगा मुझे क्या करना चाहिए, साइंस पूछता है हाउ डज इट वर्क, स्पिरिचुअलिटी पूछती है व्हाई शुड आई यूज इट। और जब दोनों मिलते हैं तब बनता है रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। प्रहलाद अकेला बच्चा भी सत्य पर खड़ा रह सकता है। 5 years old चाइल्ड। हमारी परंपरा में एक बच्चा प्रहलाद है। सामने सत्ता थी, भय था, दबाव था, लेकिन उसने अपने अंतःकरण की आस्था नहीं छोड़ी। इस प्रसंग का अर्थ यह नहीं कि हर अथॉरिटी गलत है। इसका गहरा अर्थ है पावर सत्य होने का प्रमाण नहीं होता। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी याद रखना, अपोजिशन भी अपने आप सत्य का प्रमाण नहीं होता। सत्य न सत्ता का गुलाम है न विरोध का। सत्य को सत्य होने के लिए हैशटैग की आवश्यकता नहीं होती। और दुनिया की एक बेटी मलाला, याद है तुम्हें? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई अपनी किशोरावस्था में लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए बोल रही थी। 2012 में उन पर हमला हुआ। वह क्यों? और बाद में शिक्षा के लिए उनकी आवाज दुनिया भर में सुनी गई। यह प्रसंग हमें याद दिलाता है बच्चे की आवाज छोटी हो सकती है, लेकिन उसका प्रश्न छोटा होना आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं सरकारों से भी कहता हूं, बच्चे के प्रश्न को उसकी उम्र देखकर छोटा मत समझिए। और बच्चों से कहता हूं, अपनी आवाज की शक्ति समझो, लेकिन उस शक्ति को हैटर्ड में वेस्ट मत करो। मैं मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें एंटी नहीं प्रो सॉल्यूशन बनना है। एंटी होना कोई बहुत बड़ा तमगा नहीं है, प्रो सॉल्यूशन। आज सोशल मीडिया ने हमें एक स्ट्रेंज हैबिट दी है। किसी चीज के अगेंस्ट होना बहुत आसान हो गया है। कमेंट करो, हैशटैग लगाओ, स्टोरी डालो और लगता है रेवोल्यूशन हो गया, क्रांति हो गई। लेकिन देश केवल क्रिटिसिज्म से नहीं बनता है, देश बनता है क्रिएशन से। इसलिए तुम्हारा नया स्लोगन होना चाहिए, डोंट जस्ट प्रोटेस्ट द प्रॉब्लम,